हम्म, तो आज अपन को किस टॉपिक टॉपिक पे चर्चा करनी है। कल अपन ने प्लासी की लड़ाई के बारे में बोला था कि प्लासी की लड़ाई हुई जिससे अंग्रेज़ों की शुरुआत भारत में हुई। वो व्यापारी से शासक बने। प्लासी की लड़ाई की अगर आप नेट पर देखोगे और किताबों में पढ़ोगे तो कई तरह की चीज़ें हैं। इतिहास में एनसीईआरटी कुछ पढ़ाती है, नेट पर अवेलेबिलिटी और सोर्सेज की है। जैसे कि अंग्रेज़ों का ये कहना है कि प्लासी की लड़ाई में फ्रांसीसी भी भारत की मतलब जो नवाब था उसकी ओर से लड़े। हम इतने महान थे कि हमने फ्रांसीसियों को भी उसमें हराया। जबकि नवाब का और उनका ये कहना रहता कि मीर जाफ़र वगैरह जो उसके वो थे वो उधर मिल गए जाके। पूरे एक तरह से जो बंगाल के बड़े बड़े लोग थे उन्होंने गद्दारी की जिस वजह से वो। इसके अलावा एक स्टोरी और डेवलप होती है जिसमें से कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल के आती कि राष्ट्रवाद क्यों ज़रूरी होता है। वो स्टोरी हम आपको सुना रहे हैं। आपके लिए ये उस तरीके की चीज़ें हैं कि आपको भी गहरे गहरे फैक्टों पर नहीं जाना। वो गलत हो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एक मोटा बड़े पैमाने पर जो मिश्रित चीज़ निकल कर आती है वो उस पर ध्यान दो कि स्टोरी कैसे चलती है, बंगाल में आखिर में हुआ क्या। क्योंकि इस लड़ाई से क्वेश्चन बनते हैं और ये अगर ये आपके माइंड में अभी से डेवलप होगी तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो प्लासी की लड़ाई पर चर्चा करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बंगाल की स्थिति देखते हैं कि बंगाल में जैसे दिल्ली में औरंगज़ेब का शासन था। औरंगज़ेब का शासन 1707 तक रहा। तो उस दौरान बंगाल औरंगज़ेब के उसमें था। औरंगज़ेब ने ही 1701 में वहाँ पर मुर्शीद अली खां शायद ऐसा कोई था, उसको बंगाल का नवाब बनाया। आगे चल के औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद इसने क्या किया कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। औरंगज़ेब की 1707 में मृत्यु हुई और उसके बाद जो शासक रहे वो कमज़ोर रहे। तो बंगाल जो कि समृद्धशाली था तो उसने अपनी पूरे कंट्रोल में ले लिया। और 1713 में बंगाल मुग़ल सल्तनत से साम्राज्य से अलग होने वाला पहला स्टेट था। इस मुग़ल साम्राज्य के जो पतन में स्टेटें बनी, जो राज्य बने, उनका थोड़ा सा एक और व्यू देते हैं कि 1713 में बंगाल, 1714 में फर्रुखाबाद और 1720 में कर्नाटक, 1722 में अवध, 1724 में हैदराबाद, 1727 में रोहिलखंड, 1740 में भरतपुर जो जाटों की स्टेट थी, और उसके बाद 1761 में मैसूर। तो जैसे ये पार्ट कटते गए इससे मुग़ल सल्तनत साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ा। मुर्शीद कुली खां को नवाब बनाया। उसके बाद और नवाब आए और 1757 की लड़ाई के समय वहाँ पर सिराजुद्दौला था। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला था तो सिराजुद्दौला का उसमें उसके जो सब आसपास लोग थे उन्होंने भी काफ़ी विरोध किया था उसको। नवाब मतलब उसे अपने आसपास के लोगों से चैलेंज मिलता था तो उनसे वो बहुत परेशान था। उधर दूसरी तरफ अंग्रेज़ सशक्त होते जा रहे थे। तो ऐसा कहते हैं कि शुरुआत में पहली जो लड़ाई हुई जिसमें काल कोठरी घटना है, एक कोठरी में अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था। 150 के आसपास कुछ अंग्रेज़ थे, महिलाएं, बच्चे। गर्मियों की जो जून की गर्मी थी, उसके बाद अगले दिन खोला तो उसमें से कुछ 20-25 ही जिंदा बचे और बाकी सब ख़त्म हो गए थे। तो ऐसे उस घटना में कहते हैं कि नवाब के सैनिकों से मार खा पी कर ये क्लाइव और इनके जो लोग थे ये जैसे तैसे पानी के जहाज़ में बैठ के मद्रास प्रेसिडेंसी पहुँचे। मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय अंग्रेज़ों की 3 गवर्नर हुआ करते थे, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो वो अंग्रेज़ों का अधीन थी। तो वहाँ पर गया, वहाँ पर उसने रिपोर्ट फाइल की कि ऐसे ऐसे बंगाल चला गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो रिपोर्ट भेजते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो जवाब आया उसको कि आप बंगाल जैसा समृद्धशाली स्टेट अगर छोड़ते हो, आपकी वजह से हारे हैं, अगर इस स्टेट को हारते हो, पूरा नहीं जीतते हो, तो फिर आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। आपको आजीवन
राज सहारा मरुस्थल में और अफ्रीका के जो अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे उन्हें वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरीके की उसको धमकी देते हैं। वो कुल मिला के कहने का कि वो बहुत डरा हुआ था कि बंगाल में वो दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ उसको बहुत तगड़ी मार पड़ी थी। लेकिन चूँकि उसको इस तरीके से धमकी मिलती है और उसका करियर बर्बाद करने की सब चीज़ें बोली जाती है, तो वो फिर मद्रास प्रेसिडेंसी से कुछ सैनिक लेता है, वहाँ से उसे सैनिक मिल जाते हैं और उनको लेकर पुनः बंगाल में आता है। कुछ 500-700 सैनिक थे। अब बंगाल में आकर यहाँ पर वो पूरी प्लानिंग सेट करता है। जो उसके पुराने सोर्स थे, जो नवाब के विरोधी लोग थे, उनसे मिल के इंटरली अंदरूनी उन्हें अपने पक्ष में ले लेता है। जैसे नवाब प्लासी की लड़ाई में जो नवाब का सेनापति था, वो मीर जाफ़र, वज़ीर कहते हैं, वज़ीर, तो वो नवाब के ख़िलाफ़ लड़ा था, वो अंग्रेज़ों की तरफ से था। ऐसे ही वहाँ के जो दीवान वगैरह जो बड़े बड़े मोटे लोग थे, कहा जाए कि नवाब के जो भी असंतुष्ट लोग थे वो सब उसने अपनी ओर में ला लिए। इसके बाद वो कल प्लासी की लड़ाई के लिए चलता है। तो उसमें कलकत्ता की आबादी जो थी वो, ऐसा कहते हैं कि 50,000 से 1 लाख के आसपास कुछ रही होगी, इस तरीके का, ज़्यादा फिगर भी हो सकता है। तो चूँकि अंग्रेज़ जो आर्मी थी वो, उनकी ड्रेस तो रंग बिरंगी रहती ही थी, जो आजकल बैंड बाजे वाले पहनते हैं, और इसके अलावा वो ड्रम की बीट पर चलते थे। जैसे आप अपने स्कूलों में चलते हो, परेड करते हो ना, ड्रम बजता रहता है डाब डाब, उस तरीके से, तो वो उसकी बीट पे चलते थे। एक मैगपाई बैंड और आता है उसको बजाते हुए, तो वो उनका एक सैनिकों में जोश बनने का वो तरीका रहता है। लेकिन जब वो इस तरीके से कलकत्ता के आसपास से गुजर रहे थे, तो वहाँ के जो लोकल के लोग थे वो उन्हें देख के खुश होने लगे, सीटियाँ बजाने लगे कि देखो अंग्रेज़ों को क्या हो गया है, पागल से हो गए हैं। उनकी जैसी मिमिक्री करने लगे, चला करें वहाँ पर एक दो एक उनके बगल बगल से, इस तरीके से। जब ये चीज़ क्लाइव ने देखी, वो चूँकि पीछे चल रहा था, उसको पता चला इस चीज़ का कि यहाँ पर जो लोकल के लोग हैं तो वो इस तरीके का एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि वो लड़ाई जीत गया। लड़ाई जीतने के बाद उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो रिपोर्ट भेजी लड़ाई जीतने के बाद, उस रिपोर्ट में इस चीज़ का उसने जिक्र किया कि मेरे सैनिक बहुत डरे हुए थे, मैंने बहुत प्लानिंग की थी, सबको अपने पक्ष में मिला लिया था, उसके बाद भी चूँकि पहले हार चुके थे, उसके बाद हमारे सैनिक इतने डरे थे कि वो बंगाल में उलझना नहीं चाहते थे जाके बिल्कुल भी। लेकिन उस घटना से जो चीज़ हमें समझ में आई, जो चीज़ सामने आई, उससे कंफर्म हो गया था कि हम लड़ाई जीत चुके हैं। क्योंकि हमारे सैनिकों का जो मेन डर था वो नवाब की सेना ना होके बंगाल के वो लोकल के लोग थे। उन्हें ये डर था कि हम दूसरे देश से आए हुए हैं और हम जहाँ जाके जिस नवाब के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं उसके सैनिकों के अलावा उस जगह पर 1 से 2 लाख लोग हैं, और हम चूँकि आज नवाब को हराएंगे, कल उन्हीं पर शासन करेंगे हमारी, और चूँकि हमारी शासन व्यवस्था पहले लोगों ने देख भी ली है, तो वो क्यों नहीं हमारा प्रतिकार करेंगे, वो हमसे ज़रूर लड़ेंगे आकर। लेकिन जब ऐसी चीज़ें हमने देखी कि वो जो लोकल के लोग हैं वो तो तालियां बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो बोले यही वो मोमेंट था जिस पर हमारे सैनिकों को पहली बार लगा कि हम लड़ाई जीत चुके हैं। और बोले उसने स्पष्ट लिखा है, ऐसा कहते हैं कि मुझे तरस आता है बंगाल के उस नवाब पर कि उसने काश अपने लोगों में देशभक्ति का एक बीज भी रोपा होता, कि ये जो लोग हमें देख के खुशी मना रहे थे, ये हमारे सैनिकों को मारते नहीं, डंडे से नहीं मारते, पत्थर से नहीं मारते, केवल कतारबद्ध खड़े होकर हाथ बंद करके गुस्से में घूर लेते, हमारे सैनिक वहीं से सरेंडर कर देते। इतने डरे हुए सैनिक थे। लेकिन चूँकि वो बंगाल के लोग, उन्हें उस लड़ाई से मतलब ही नहीं था। इसका जिक्र आप देखना, अटल जी को कभी सुनना, उनकी कविताओं में भी ऐसा रहता है। वो कहते हैं कि बंगाल की लड़ाई में देश के भाग्य का फैसला होने वाला था, लेकिन उसमें पूरा देश शामिल ही नहीं था। मोस्टली लोग एक देख रहे थे बाहर खड़े हो गए कि दो में से कौन जीतेगा, लड़ाई हो रही है तो दो में से कौन जीतेगा।
जबकि उन्हें इस चीज़ का आभास ही नहीं था कि ये अंग्रेज़ आज इसको हरा रहे हैं, कल ये हमारे ऊपर शासन करेंगे। और वाक़ई में उस लड़ाई के बाद फिर जो हुआ, बंगाल की दुर्गति, वहाँ के लोगों की दुर्गति, उसके किस्से इतिहास में भरे पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देशभक्ति ब्राइट कॉन्टेस्ट है, मतलब एक बहुत बड़ा पहलू है, इसमें कई चीज़ें समा जाती हैं। आपको हर हाल में देशभक्ति को बनाए रखना है। जैसे उस समय अगर कहा जाए कि नवाब से लोग दुखी थे, लेकिन उन्होंने नवाब की जगह पर अंग्रेज़ों को वरीयता दी, जो कि खुद में इतने बड़े शोषक निकले, और उनके काम पहले से भी सिद्ध हो रहे थे कि ये बहुत बड़े शोषक हैं, लेकिन लोगों ने फिर भी इस तरीके का काम कर दिया। इस चीज़ से जो सबक मिलते हैं वो कई चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। स्पेशली ऐसी जो घटनाएं हैं, इनको आप निबंध के रूप में यूज कर सकते हो। जब भी आप ऐसे लिखोगे तो ऐसे में इन फैक्ट्स को डाल सकते हो। उसके बाद बंगाल की जो स्थिति हुई वो तो सभी जानते हैं कि किस तरीके से एक अंग्रेज़ ही रहे हैं जॉन सुलिवन करके, उन्होंने उसके संबंध में कमेंट भी लिखा है कि हमारी व्यवस्था है कुछ इस तरीके की है कि गंगा के तटों से अच्छी चीज़ों को सोख लेती है उस स्पंज की तरह, और टेम्स के तटों पर जाकर निचोड़ देती है। टेम्स नदी जानते हो? टेम्स लंदन में रहने वाली। लंदन में, जैसे अपने लिए गंगा का महत्व है ना, गंगा के आसपास कहते हैं 40 से 50 करोड़ लोग रहते हैं, और उस समय की जो खेती आधारित व्यवस्था थी उसमें उत्पादकता का सबसे बढ़िया सोर्स वही था। तो बोले यहाँ सर, यहाँ के तटों से जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो स्पंज में सूख ली और उन्हें जाके टेम्स के तटों पर निचोड़ देती। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे फिर दूसरे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। और इसको आप अपने माइंड में थोड़ा सा 2-3 बार रिक्रिएट करना, बोलने की कोशिश करना, जैसे मैंने आपको सुनाया ना, आप भी इसको सुनाने की कोशिश करना, तो ये स्टोरी आपको डेवलप हो जाएगी कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। आगे चल के जब और इस पर डीप तैयारी करोगे तो इसमें फिर फैक्ट्स डाल लोगे, तारीखें, और कौन नवाब, कौन क्या, कौन शासक, कौन प्रशासक, वो फैक्ट, उससे ही वो सोर्स बन जाता है। ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। प्लासी की लड़ाई 3 शब्दों 3 मार्कर होता है, ऐसे करके तो उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।